सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज जो हम एक वीडियो लेक्चर लेने वाले हैं जो कि यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए 2026 के सिलेबस के अकॉर्डिंग वीट यानी कि गेहूं की खेती से संबंधित आने वाले प्रश्नों के बारे में। तो ये जो प्रश्न रहेंगे करीब 130 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि हमारे दोनों ही लैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको कुछ सेक्शन में डिवाइड करेंगे। जैसे कि पहला सेक्शन है हमारा गेहूं की जनरल बॉटनी, न्यूट्रिशन एंड उसके सोइंग यानी कि सामान्य वनस्पति विज्ञान, पोषण और बुवाई से करीब 1 से लेके 32 क्वेश्चन इसमें कवर होंगे जो कि सेक्शन हमारा 1 रहेगा। इसका जो पहला क्वेश्चन है इसका नाम है बॉटनिकल नेम ऑफ मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट यानी कि मैक्सिमम बोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम, जो कि हमारे भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली ये एक व्हीट है जो कि 87% क्षेत्रफल पर ये गेहूं उगाया जाता है, जिसका नाम है बॉटनिका ट्रेटिकम एस्टिवम। और जिसके अंदर गुणसूत्र यानी कि क्रोमोजोम की बात करें हम तो 2n = 42 इसके अंदर क्रोमोजोम रहते हैं। आगे हमारा इसकी गेहूं के फैमिली यानी कि ये गेहूं में व्हीट है किस फैमिली से बिलोंग करता है यानी कि संबंध रखता है, तो इसका है ग्रेमनी। ग्रेमनी कुल से ये संबंध रखता है। आगे हमारे गेहूं के ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति स्थान, तो ये है हमारा साउथ वेस्ट एशिया यानी कि टर्की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तुर्की। क्वेश्चन 4 है हमारा प्रोटीन परसेंटेज यानी कि गेहूं के दाने के अंदर कितना प्रोटीन पाया जाता है, कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो यह है हमारा करीब 10 से 12% तक हमारे गेहूं के दाने में प्रोटीन पाया जाता है। आगे हम बात करेंगे फैट परसेंटेज यानी कि गेहूं के अंदर कितना फैट प्रतिशत यानी कि वसा प्रतिशत होता है, तो ये रहता है हमारा करीब 1.5% तक इसमें वसा प्रतिशत पाया जाता है। आगे हमारा फाइबर परसेंट यानी कि रेशा कितने परसेंट रहता है, इसमें 1.2% तक गेहूं के अंदर फाइबर पाया जाता है। आगे हमारा कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज यानी गेहूं के दाने के अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज पाया जाता है, तो ये रहता है हमारा 67 to 72% तक इसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रतिशत पाया जाता है। आगे हमारा सेलिंग परसेंटेज। सेलिंग परसेंटेज की हम बात करें तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि देखें हम सेलिंग प्रतिशत = वेट ऑफ ग्रेन अपॉन टोटल वेट ऑफ व्हीट इंटू 100। तो सेलिंग परसेंटेज का फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो सेलिंग परसेंटेज का फॉर्मूला याद रखेंगे और साथ ही साथ गेहूं के अंदर कितना सेलिंग प्रतिशत होता है, तो ये रहता है हमारा 60% यानी कि 60% के आसपास ये रहता है। आगे हम बात करेंगे हार्वेस्ट इंडेक्स। हार्वेस्ट इंडेक्स जैसे कि आप देख रहे हो करीब 40 से 45%। इसका भी फॉर्मूला होता है, जैसे हम देखें हार्वेस्ट इंडेक्स = इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इंटू
100। ये इसका फॉर्मूला रहता है। जो हार्वेस्ट इंडेक्स गेहूं के अंदर कितनी होती है, 40 से लेके 45% तक हार्वेस्ट इंडेक्स परसेंट रहता है। आगे हम देखेंगे गेहूं के खेत में 1 वर्ग मीटर में कितने कल्ले यानी कि टिलर्स होते हैं। तो ये रहते हैं करीब हमारे 230 से लेकर 340 टिलर्स 1 स्क्वायर मीटर में ये रहते हैं। ये हमारा टेस्ट वेट ऑफ व्हीट ग्रेन यानी कि 1000 दानों का परीक्षण भार कितना होता है। तो ये रहता है हमारा 40 ग्राम। 1000 दानों का भार करीब 40 ग्राम होता है। हम बात करेंगे जो गेहूं की फसल है उसके अंदर नाइट्रोजन जैविक उर्वरक कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो इसका नाम है हमारा एजोटोबैक्टर। ये एक जैव उर्वरक है जो कि गेहूं की फसल में उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा है 100 ग्राम गेहूं से कितने कैलोरी मिलती है। यानी कि 100 ग्राम गेहूं है उससे हमारी बॉडी को कितना कैलोरीज मिलती हैं। तो ये हमारा 327 कैलोरीज के आसपास हमें 100 ग्राम गेहूं से मिलती है। उसी तरीके से आगे हम बात करेंगे जैसे कि ड्यूरम एवं सूजी के आटे का पीला रंग किस कैरोनाइट वर्णक के कारण होता है। तो इसका नाम है हमारा ल्यूटिन। ल्यूटिन एक कैरोनाइट वर्णक है यानी कि पिगमेंट है जो जिसके द्वारा हमारे जो ड्यूरम और सूजी जो आटा जो होता है उसका जो पीला कलर होता है इसकी वजह से ये होता है जिसका नाम है ल्यूटिन। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड स्टेबल फूड यानी कि विश्व का प्रमुख खाद्य कौन सा है। तो यह है हमारा गेहूं। आगे हम बात करेंगे यानी कि गेहूं को और किस नाम से जाना जाता है। तो यह हमारा गेहूं का राजा के नाम से इसको जाना जाता है। अब बात करें अनाजों का राजा के रूप में इसको जाना जाता है। अनाजों की रानी, अगर हम रानी की बात करेंगे तो वो कौन सी होती है हमारी मक्का। अनाजों की रानी हम मक्का को जानते हैं। अब जाता है गेहूं के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं यानी कि इन्फ्लोरेसेंस नॉन एज इसको क्या कहते हैं हम ईयर स्पाइक या हेड के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा द टाइप ऑफ फ्रूट्स ऑफ व्हीट इज यानी कि गेहूं का जो फल है किस प्रकार का फल होता है। ये हमारा कैरियोप्सिस प्रकार का ये फल होता है इसका। आगे हमारा गेहूं के दाने की केंद्रीय टेढ़ी मेढ़ी धुरी को क्या कहते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे ये बाली है, ये जो बीच में जो पार्ट होता है जिससे ये दाने लगे हुए होते हैं इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं हम रेकिस के नाम से इसको हम जानते हैं जो कि जिगजैग होती है। इस तरीके से जिगजैग होती है और इसको कम कहते हैं हम रेकिस के नाम से इसको हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीड रेट ऑफ व्हीट इज यानी कि गेहूं की बीज दर अगर नॉर्मल पूछी जाए तो इसकी रहेगी करीब 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर।
वही हम बात करेंगे सीड रेट फॉर सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल एंड लेट सोइंग, यानी कि लवण प्रभावित मृदा एवं देरी से बुवाई हेतु गेहूं की बीज दर कितनी होनी चाहिए? वो रहनी चाहिए हमारी 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, हमारी ये होनी चाहिए। आगे हमारा डिबलर से बुवाई हेतु बीज दर। डिबलर एक इक्विपमेंट है जो कि सोइंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से एक सांचा होता है जिसके अंदर इस तरह की संरचना होती है जो कि मिट्टी के अंदर धंसा के इसके अंदर छेद बनाती है और इन छेदों में गेहूं के दाने डाले जाते हैं इस तरीके से। तो इसमें बहुत ही कम बीज की मात्रा पड़ती है, जैसे कि 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ही इनफ होता है इसके लिए। आगे हमारा सीड रेट इन जीरो टिलेज। जीरो टिलेज आप जानते हैं बिना किसी जुताई के गेहूं को बोना, यानी कि 140 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसमें बीज की आवश्यकता पड़ती है। आगे हमारा सीड रेट ऑफ हाइब्रिड वीट। जो हमारे हाइब्रिड यानी कि संकर गेहूं है उसकी बीज दर कितनी होनी चाहिए? उसकी होनी चाहिए हमारी 67 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी 67 केजी पर हेक्टेयर। नेक्स्ट है हमारा अधिक उत्पादन के लिए गेहूं की बुवाई का उचित समय। उचित जो समय है आप जानते हैं कि मिड अक्टूबर यानी कि 15 अक्टूबर से लेकर मिड नवंबर यानी कि 15 नवंबर तक हमें बुवाई कर देनी चाहिए। आगे हमारा न्यू मेथड ऑफ व्हीट सोइंग इज, यानी कि गेहूं की बुवाई की नई विधि कौन सी है? तो इसका नाम है FIRB, यानी कि फॉरो इरिगेटेड राइज्ड बेड सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा जो प्लांट स्पेसिंग, जो हम गेहूं बोएंगे उसके लिए प्लांट स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए? तो ये है हमारा 22.5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। ये तो रहेगी हमारी पंक्ति से पंक्ति की दूरी और ये रहेगी हमारी पौधे से पौधे की दूरी। तो इतनी दूरी पर हमें गेहूं का बीज डालना चाहिए, बोना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा गेहूं में बोनापन के लिए कौन सा जीन उत्तरदायी है? तो इस जीन का नाम है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसका नाम है नोरिन 10। आगे हम बात करें नोरिन 10 जीन वाज ब्रॉट टू USA बाय, यानी कि नोरिन जीन को USA में कौन लाया? तो इसका नाम है, एक साइंटिस्ट थे SC सेलेमॉन, 1984 में इसको लेकर आए थे। नेक्स्ट हमारा जो नोरिन जीन है, नोरिन जीन से सर्वप्रथम बोनी शीतकालीन गेहूं किसने विकसित की? तो इनका नाम है डॉक्टर OA वोगेल। यहां कहां के हैं ये? USA के। आगे हमारे व्हीट प्रोटीन इन कॉल्ड एज, गेहूं के प्रोटीन को किस नाम से जाना जाता है या उसको क्या कहते हैं? तो इसका नाम है ग्लूटीन। जैसे कि हम बात करें, ग्लूटीन की बात की हमने, तो अच्छी दाना गुणवत्ता एवं रोटी बनाने के लिए आवश्यक जो तत्व होता है कौन सा है हमारा? वो है हमारा ग्लूटीन।
गेहूं के अंदर, आटे के अंदर आपने देखी हुई चिपचिपाहट जो होती है वो किसके द्वारा होती है? वो ग्लूटीन के कारण ही वो होती है। अब आता हमारा सेक्शन दूसरा है जिसके अंदर ब्रीडिंग जेनेटिक्स एंड क्रॉपिंग के बारे में बात करेंगे। जो क्वेश्चन है 33 से 35 तक ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। जैसे हम बात करें क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ मेज, पोटैटो एंड व्हीट, तो इसकी ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी रहेगी, यानी कि फसल सघनता कितनी रहने वाली है इसकी? 300%, यानी कि 300%। नेक्स्ट है हमारा गेहूं, कपास, तंबाकू और जई क्या है? तो ये होता है इसमें एलोप्लॉइड्स। ये एलोप्लॉइड्स क्या होते हैं? जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं सेट, दो गुणसूत्र सेट या उससे अधिक हों, और जो उनके पेत्रक हैं, पेत्रक जो रहेंगे वो अलग अलग होंगे। इसको कहते हैं हम एलोप्लॉइड्स। लेकिन एक होता है ऑटोप्लॉइड्स। ऑटोप्लॉइड्स में क्या होगा? सेम ही रहेगा, दो गुणसूत्र या उससे अधिक होंगे, सेट हैं ये, दो गुण सेट या उससे अधिक, लेकिन इनके जो पैतृक होंगे वो सेम होंगे। सेम यानी कि एक होंगे। इसको कहते हैं हम ऑटोप्लॉइड्स। आगे हमारा गेहूं के प्रजनन की एक विधि है, यानी कि मेथड ऑफ ब्रीडिंग्स, तो इसका नाम है प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड, यानी कि शुद्ध वंश चयन विधि के द्वारा हम गेहूं के प्रजनन की एक विधि के द्वारा उत्पादन किया जाता है। आगे हमारा मल्टी लाइन प्रजनन किस फसल में व्यापक रूप से उपयोग होता है? तो ये किस में होता है? हमारा व्हीट में। कैलोस्टोगोमी किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है गेहूं और हमारे जौ में। ये क्या होती है कैलोस्टोगामी? जो बेसिकली क्या होता है ये, इसमें जो रिप्रोडक्शन जो होता है जिसके द्वारा, फ्लावर के द्वारा, वो हमेशा क्लोज होता है, क्लोज रहता है, वो ओपन नहीं होता। तो ऐसी कौन सी फसल है? तो वही चीज है गेहूं और जौ, ऐसी फसलें हैं जिसके फ्लावर ओपन नहीं होते। इसको कहते हैं हम कैलोस्टोगैमी किस में पाई जाती है? स्पेसिंग ऑफ रो टू रो, यानी पंक्ति से पंक्ति की दूरी, जैसे पहले बताया था, कितनी होती है हमारी? 22.5 सेंटीमीटर। एग्जाम में 22.5 होगा, लेकिन पता लगता है सेंटीमीटर की जगह मीटर लिख दे या इंच लिख दे, इस तरीके से वो कुछ भी लिख सकता है। यहां पर बच्चा हमारा कंफ्यूज हो जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना है, ये सेंटीमीटर में ही ये रहेगी। आगे हमारा स्पेसिंग ऑफ रेनफीड वीट, यानी कि वर्षा आधारित गेहूं की दूरी कितनी रखी जाती है? तो यहां पर रखी जाती है 22 से 30 सेंटीमीटर इंटू 5 to 6 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, जहां पर वर्षा अधिक होती है तो वहां पर गेहूं के बीच की दूरी वहां पर हमेशा ज्यादा रखी जाती है। और सिर्फ गेहूं के साथ नहीं, और भी जितनी क्रॉपिंग होंगी
क्रॉप होंगे उसके अंदर भी इसी तरीके से उसको सामान्य से ज्यादा दूरी रखी जाती है। स्पेसिंग ऑफ लेट सोन यानी कि देरी से बोई गेहूं की दूरी कितनी होती है, तो वो रहती है हमारी 15 से 16 सेंटीमीटर। क्योंकि लेट से बोते हैं तो उतनी ज्यादा उसकी वेजिटेबल ग्रोथ नहीं होती है, तो यहां पर हमेशा क्या होता है, जो स्पेसिंग दूरी होती है वो हमेशा कम होती है। एथ्रेल का उपयोग मैगेटोसाइड के रूप में किसके लिए होता है, तो यह हमारा गेहूं, धान और हमारा शुगर बीट, इन फसल में यह उपयोग किया जाता है। आगे हमारा स्यूडो सीरियल इज यानी कि छद्म अनाज को कौन सा है जिसको नाम से जाना जाता है, वो है हमारा बकवीट, जिसे आप लोग बकवीट, जिसे हम कहते हैं कुट्टू का आटा, जो आप देखते होंगे व्रत वगैरह में लेडीज खाती है तो वो क्या होता है, कुट्टू, वो बकवीट ही होता है। आगे हमारा किस फसल में सर्वाधिक सिंचाई का प्रतिशत है, तो ये है हमारा वीट यानी कि गेहूं। गेहूं में मल्टी लाइनें किस विधि से बनाई जाती हैं, यानी कि मल्टी लाइन्स इज बीट आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो ये होता है बैक क्रॉस ब्रीडिंग। ये एक मेथड है जिसके द्वारा मल्टी लाइन वीट को प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट हमारा साइंटिफिक नेम ऑफ पिंक स्टेम बोरर, यानी कि गेहूं के अंदर जो गुलाबी तना छेदक लगता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, हमारा सिसेमिया इन्फ्रेंस। सिसेमिया इन्फ्रेंस इसका क्या है साइंटिफिक नेम, किसका है ये, पिंक स्टेम बोरर, जो कि हमारे गेहूं में लगता है, उसका ये साइंटिफिक नेम है, नाम है। गेहूं का तना छेदक सिसेमिया इन्फ्रेंस कब आक्रमण करता है, तो मोस्टली क्या करता है, ये हमेशा रात के समय में ही ये आक्रमण करता है। आगे हमारा एलोहेक्साप्लोइडी किस में पाई जाती है, एलोहेक्साप्लोइडी हमेशा वीट यानी कि गेहूं में पाई जाती है। ये गेहूं की राष्ट्रीय औसत उपज कितनी होती है, नेशनल एवरेज यील्ड ऑफ व्हीट इज 22 कुंटल यानी कि 22 कुंटल पर हेक्टेयर। आगे हमारा भारत में गेहूं का अधिकतम क्षेत्रफल एवं उत्पादन किस राज्य में है, तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश। अब ये कुछ जरूरी क्वेश्चन है, जैसे हम बात करें कॉमन ब्रेड व्हीट इज नाउन एज, यानी कि सामान्य जो ब्रेड गेहूं का उसको क्या कहते हैं, उसका बॉटनिकल नेम यानी वानस्पतिक नाम क्या है, उसका नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। आगे हम बात करेंगे जब बीज हाथ से कूड़ में डाला जाता है तो इसे क्या कहते हैं, कौन सी विधि कहते हैं इसको, इसको कहते हैं हम कैरा मेथड। एक होता है पोरा मेथड, इसमें क्या होता है, एक ट्यूब होती है, ट्यूब के ऊपर एक फनल जैसा होता है, इसको हल्के पीछे इस तरीके से हल होता है, तो उसके पीछे इसको बांध दिया जाता है इस तरीके से, और इसमें दाने गिर जाते हैं जो कूड़ के जस्ट पीछे इसमें ड्रॉप होते हैं, गिरते हैं कूड़ में, तो इसको कहते हैं पोरा मेथड। लेकिन जब डायरेक्ट ही बिना इसके कूड़ में डाल दिया जाता है तो उसको कहते हैं हम कैरा मेथड। और दोनों ही विधि हमारे गेहूं में ये अपनाई जाती है। ये मोस्टली पूछ लिया जाता है तो कैरा और पोरा मेथड किस में अपनाया जाता है, तो हमारे गेहूं में अपनाया जाता है ये।
सेमिनल रूट्स आर किसमें पाई जाती हैं हमारी? तो ये होती हैं हमारी अस्थायी जड़ें होती हैं, जो हमारी किसमें पाई जाती हैं? गेहूं में ये पाई जाती हैं। गेहूं की अच्छी फसल के लिए मृदा का थोक यानी कि बल्क डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? तो ये होती है हमारी 1.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये हमेशा पूछ लिया जाता है, यहाँ पर चेंज कर दिया जाता है एग्जाम में, ऑप्शन इस तरीके से जाएंगे ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो लेकिन इसको हमेशा ये जरूर होना क्या यूनिट में है, ये 1.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के रूप में ये है। आगे हमारे थर्ड सेक्शन है, ये हमारी प्रजातियां और उसके वर्गीकरण के बारे में है। तो इसके बारे में देखते हैं जल्दी। वीट इज क्या है हमारा? हेक्साप्लॉइड प्लांट है। हेक्साप्लॉइड प्लांट, इसके अंदर क्रोमोसोम कितने हमारे? 2n = 42 इसके अंदर हमारे क्रोमोसोम नंबर रहते हैं। दी मैक्सिमम ड्वार्फ वैरायटी इज, कौन सी हमारी जो मैक्सिमम, जो पहले ही बताया, इसका नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। 2n = 42 इसके अंदर क्रोमोसोम रहते हैं। आगे हमारा ब्रेड गेहूं कौन सी है? द ब्रेड व्हीट इज ट्रिटिकम वल्गेयर। इसके क्रोमोसोम नंबर है कितना है हमारा? 2n = 42 ट्रिटिकम वल्गेयर। ये हमेशा याद रखेंगे, ये ब्रेड गेहूं के रूप में जाना जाता है ये। आगे हमारा मैक्रोनी वीट, जिसमें आप मैक्रोनी वगैरह जो खाते हैं वो किस वीट से बनते हैं? ये बनते हैं हमारे ट्रिटिकम ड्यूरम, जिसके अंदर 2n = 48 इसमें क्रोमोसोम रहते हैं। आगे हमारे इंडियन ड्वार्फ यानी क्लब वीट, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम स्पैरोकोकम। 2n = 28 इसके क्रोमोसोम नंबर हैं। इसको हम इंडियन वीट के नाम से जानते हैं इसको हम। नेक्स्ट है हमारा एमर वीट। एमर वीट को किस नाम से जाना जाता है? तो एमर वीट को जाना जाता है हमारा ट्रिटिकम डिकोकम। क्या होगा? ट्रिटिकम डिकोकम, जिसके अंदर 2n = 28 क्रोमोसोम नंबर रहते हैं। आगे हमारा भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली गेहूं की प्रजाति, जैसे बताया था शुरू में, 87% टोटल प्रोडक्शन जो रहता है वीट का, उसमें 87% ये उगाई जाती है। इसका नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। जो हमारा मैक्रोनी गेहूं है उसको क्या कहते हैं? मैक्रोनी वीट इज नोन एज, इसको कहते हैं हम निर्यातक यानी कि एक्सपोर्टेड वीट। नीचे देखेंगे आप, निर्यात गेहूं के नाम से इसको हम जानते हैं। किसको? मैक्रोनी वीट को। फर्स्ट मेन मेड सीरियल इसको क्या कहते हैं हम? ट्रिटिकेल। सबसे पहले मानव निर्मित अनाज कौन सा है? तो यह हमारा ट्रिटिकेल। और ट्रिटिकेल किसके संक्रमण, किसकी क्रॉसिंग से ये बनाया गया था? तो इसका है गेहूं और राई की क्रॉस से ये ट्रिटिकेल बनाया गया था। आगे कुछ वैरायटीज हैं, जैसे हम बात करेंगे वर्षा आधारित गेहूं होती उपयोग किस, जिसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जो पूछी जाती है, जैसे हम बात करें सुजाता, शेरा और मुक्ता। ये सबसे ज्यादा इसमें कंफ्यूजिंग हो जाती है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये है मुक्ता और हमारी सुजाता। आगे हमारा झुलसा एवं रतुआ दोनों के प्रति प्रतिरोधी किस्म, तो जैसे कि आप देखेंगे इसमें यूपी 2425, PBW 273, WH 291, ये कुछ वैरायटी हैं जो कि हमारे जो ब्लाइट हैं दोनों तरह की, उसमें ये रेसिस्टेंट वैरायटी हैं।
इसमें से पूछ लिया जाता है कि मैक्रोनी जो गेहूं है, जो वीट है, उसकी कौन कौन सी किस्में हैं। तो सबसे पहले जयराज, मेघदूत, मालविका और HD 4530, ये कुछ मैक्रोनी वीट की वैरायटीज हैं। आगे हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप वैरायटी ड्यूरिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति के दौरान सबसे महत्वपूर्ण फसल किस्म कौन सी थी। तो ये थी हमारी HD 2329, ये हमेशा पूछ ली जाती है, इंपॉर्टेंट है। जो ग्रीन हरित क्रांति में जो महत्वपूर्ण रोल निभाया था हमारे गेहूं की कौन सी प्रजाति थी, तो HD 2329 ये हमारी प्रजाति थी। अब देखते हैं हम एकल जीन बोनी किस्म कौन सी है। जो सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटीज जो है हमारे गेहूं की, ये देखें हम सोनालिका, लर्मा रोजो 64A और गिरिजा, ये 3 वैरायटी हैं जो कि हमारी सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटी है। आगे हम देखेंगे डबल जीन ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ व्हीट। तो ये हमारी कल्याण सोना सबसे इंपॉर्टेंट है, चोटी लार्मा, जनक और हमारा HD 2204। आगे हमारा ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटीज आर रिलीज ड्यूरिंग, जो हमारी ट्रिपल जीन जो गेहूं की किस्में किस ईयर में ये जारी की गई थी, तो ये हमारी की गई थी 1970 में। और ट्रिपल जीन बोनी किस्म की किस्में हैं, जैसे कि गेहूं की किस्में हैं, जैसे कि हमारे हीरा है, मोती है, लाल बादशाह है, ज्योति है और हमारी संगम है। ये किस्में हैं गेहूं की जो कि ट्रिपल जीन बोनी प्रजाति हैं। आगे हमारा देर से बोई जाने वाली गेहूं की किस्में, जिसमें आप देखेंगे सरबती, सोनार, सोनालिका और लोक 1। भारत की अधिकांश गेहूं की किस्में कौन सा जीन है, यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछ लिया जाता है, जिसका नाम है RST1 और RST2। ये जीन है जो कि भारत की अधिकांश गेहूं जो उगाई जाने वाली है उसमें ये पाया जाता है। आगे हमारे भारत में गेहूं उत्पादन का ऐतिहासिक मोड़ किस किस्म के द्वारा लाई गई थी, ये थी हमारी किस ईयर में, तो ये हमारा 1963, इस ईयर को ध्यान रखेंगे। आगे है हाई यील्ड ड्वार्फ वैरायटी डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप की थी जो हाई यील्ड वैरायटी है, ये है हमारे डॉक्टर नॉर्मन E बोरलॉग। तो ये क्या थे हमारे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड, ये वर्ल्ड के थे। और हम बात करें इंडिया के, तो ये कौन थे हमारे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ये हमारे इंडिया के हमारे हरित क्रांति के जनक थे। और ये हमारे कौन थे, विश्व में हरित क्रांति के जनक। आगे आप देखेंगे भारत में सर्वाधिक उपयुक्त मैक्सिमम बोनी किस्में कौन सी हैं, तो ये हमारी लर्मा राजो और हमारी सोनार 64। HD 2329 इज ए वैरायटी ऑफ, तो ये किसकी वैरायटी है, गेहूं की। और ये किसने इंपोर्टेंट बनाया था, इसमें हरित क्रांति में इसने महत्वपूर्ण रोल निभाया था, इसने महत्वपूर्ण योगदान था इसका हरित क्रांति में। देरी से बुवाई के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी, हमारी सोनालिका, यानी कि जो 15 नवंबर के बाद जो गेहूं बोए जाते हैं उसमें जो महत्वपूर्ण किस्म है हमारी सोनालिका।
आगे हमारी वैरायटी ऑफ वीट रेसिस्टेंट टू ऑल थ्री रस्ट, यानी कि जो तीनों रतुआ रोग जो हैं उनसे जो प्रतिरोधी किस्म है वो कौन सी है? चोटी लार्मा। नेक्स्ट है हमारे गेहूं की पूसा तेजस किस नाम से जाना जाता है? तो यह हमारा जाना जाता है HI8759। अब कुछ वीड हैं और उनके मैनेजमेंट के बारे में है। तो आगे हम बात करेंगे गेहूं में खरपतवार नियंत्रण के लिए सामान्य खरपतवार नाशी या शाकनाशी, जिसको हम कहते हैं 2,4-D। बहुत नाम सुना होगा आपने इसका। अब कहते हैं इसको फ्लेरिस माइनर की पहचान का प्रारंभिक लक्षण क्या है? तो ये क्या है? बेसल नोड रिमेन्स पिंक अप टू 50 डेज, यानी कि जो हमारा पौधा होता है गेहूं का, जहां पर ये बीच बीच में नोड्स होती हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 50 दिन तक जो पौधा होता है उसकी जो ये नोड होती हैं ये हमारी हमेशा गुलाबी रहेंगी। ये इसकी पहचान है। और ये क्या है? फ्लेरिस माइनर क्या है? ये गेहूं का मामा के नाम से इसको जानते हैं, और ये एक मिमिक्री वीड है जो कि गेहूं में पाया जाता है, और इसको खरपतवार के नाम खरपतवार की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। आगे है इसमें गेहूं का महत्वपूर्ण अनुकरण खरपतवार, जैसे मैं बता रहा था इंपोर्टेंट मिमिक्री वीड ऑफ वीट। तो क्या है इसका? फ्लेरिस माइनर, क्योंकि बिल्कुल ही हूबहू गेहूं के जैसा लगता है, इसको गेहूं का मामा के नाम से इसको जानते हैं, और इसीलिए मिमिक्री वीड के रूप में इसको जाना जाता है। आगे हमारा फ्लेरिस माइनर के नियंत्रण के लिए कौन सा शाकनाशी है? तो इसका कौन सा है? आइसोप्रोट्रॉन। इसकी मात्रा की हम बात करें तो करीब 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे किया जाता है इसका। नेक्स्ट इसमें गेहूं के खेत में हानिकारक द्विबीजपत्री खरपतवार, तो यानी कि द्विबीजपत्री यानी कि डाइकोट होता है, यानी कि किसी भी बीज को अगर हम अलग करेंगे तो उसके दो पत्रों में वो बढ़ जाता है, इसको कहते हैं हम डाइकोट, जैसे कि बथुआ, कृष्णनील, सैंजी और छत्री मातरी। आगे गेहूं के खेत में हानिकारक एक बीजपत्री खरपतवार, जैसे कि माने फ्लेरिस माइनर, जिसको गेहूं का मामा कहते हैं, गेहूं का मामा। दूसरा आता है जंगली जई, वायलोट और मोथा। ऑब्जेक्शनल वीड ऑफ वीट, इसका है कॉनवोल्वुलोस और आर्वेसिंस। ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्शनल वीड है, जिसको हम कहते हैं, हिंदी में बात करें हम, हिरणखुरी के नाम से इसको जानते हैं हम। गेहूं के संबंधित खरपतवार, जैसे कि बताया था आपको, फ्लेरिस माइनर, एवना फुटवा यानी कि जंगली ओट, जंगली जई या ओट कह सकते हैं, चिनोपोडियम एल्बम यानी कि बथुआ। ये सारे क्या है? हमारे एसोसिएटेड वीड ऑफ वीट।
नेक्स्ट है गेहूं के खेत में जिंक एवं सल्फेट की कमी किस राज्य में है? तो यह हमारी सबसे ज्यादा पंजाब राज्य में। मोस्ट सुटेबल क्रॉपिंग सिस्टम फॉर व्हीट क्रॉप, तो ये कौन सा है हमारा? मिक्स्ड क्रॉपिंग, इसमें दो या दो से अधिक फसलों को मिक्स करके खेत में बोया जाता है। तो सेक्शन जो 6 है हमारा क्या है? सिंचाई, उर्वरक एवं फसल प्रबंधन। 10 मिनट रुक जाओ, अभी 10 मिनट रुक जाओ। आगे जो हमारा भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है हमारा? ये हमारा स्थित है करनाल, हरियाणा में। आगे हम बात करेंगे सिमटी इज ए लोकेटेड एट, कहां पर है ये? मैक्सिको। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे हमारे गेहूं में सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था CRI, बहुत जरूरी है। CRI का मतलब है क्राउन रूट इनिशिएशन। आगे हमें यदि केवल 3 सिंचाइयां उपलब्ध हो तो क्रांतिक अवस्था यानी क्रिटिकल स्टेज क्या रहेंगे? अगर 3 हमारे पास सिंचाई हैं तो पहली हमारी CRI, फिर हमारा लेट ज्वाइंटिंग और दूसरा थर्ड है हमारा मिल्किंग स्टेज। नेक्स्ट है हमारा CRI स्टेज अकर इन व्हीट इन कितने दिनों पे होती है हमारी? ये 21 दिन पर ये होती है। आगे हमारा एवरेज डेप्थ ऑफ सोइंग व्हीट सीड इन फील्ड, कितनी गहराई पर इसकी बुवाई करनी चाहिए? तो वो है हमारा 5 सेंटीमीटर की गहराई पर इसकी बुवाई करनी चाहिए हमें। गेहूं के खेत के लिए आदर्श NPK की मात्रा यानी कि रेशियो कितना है इसका? 120-60-40, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इस रेशियो में ये होना चाहिए। गेहूं के भंडारण के लिए उचित नमी प्रतिशत यानी कि हार्वेस्ट करने के बाद उसको सुखाने के बाद कितना उसमें मॉइस्चर होना चाहिए? 10 से 12% तक उसमें होना चाहिए। इससे ज्यादा हो रहेगा तो उसके अंदर जो हमारे खराब होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। आगे हमारे गेहूं की कटाई के लिए उचित नमी प्रतिशत यानी कि हार्वेस्टिंग के समय पर कितनी नमी उसके अंदर होनी चाहिए? तो ये रहेगी हमारी 25 से 30% तक हमारी नमी होनी चाहिए। एक गेहूं के बीज अंकुरण के लिए आदर्श तापमान, जब इसका जर्मिनेशन हो तो उस समय पर कितना तापमान होना चाहिए? तो ये रहना चाहिए हमारा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। गेहूं के बीज का आदर्श अंकुरण प्रतिशत कितना होता है? तो ये रहता है हमारा 85% तक। तो ये कुछ जरूरी क्वेश्चन थे जो गेहूं से संबंधित है, जिनसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो इस वीडियो को हमेशा देखेंगे बच्चे जो हमारे विद्यार्थी हैं, और इसमें से कहीं ना कहीं 1 या 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में इसमें से जरूर मिलेगा। धन्यवाद।